चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी आई है और उसके लिए हम एक सीरीज़ लेके चल रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि जो अब तक जीएस के जितने भी पेपर हुए हैं उसको आपको सॉल्व करवाऊंगा। साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी की जो है किताबें पढ़वाऊंगा, कुछ टेक्स्ट बुक पढ़वाऊंगा और साथ ही जो है कि कुछ करंट अफेयर्स की भी चीज़ें होंगी। अगर आप हमें फॉलो करते हैं, यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और वीडियो को शेयर करते रहते हैं, तो हम जो है कि आपकी सारी तैयारी यूट्यूब के माध्यम से करवा देंगे। इसके अलावा आप पीसीएस का एग्ज़ाम भी हमारे चैनल से आप अच्छे तरीके से कर सकते हो इसी पैटर्न पे। यूपीएससी का एग्ज़ाम, उसके लिए सारी चीज़ें जो जो ज़रूरत रहेगी सब मैं अपने चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। यानी एक ऐसा चैनल आपके लिए मैं प्रोवाइड करूंगा, एक ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करूंगा कि एक ही जगह पे बैठ के आप बहुत सी चीज़ें आप कर लेंगे। आपको जो है कि कोचिंगों के फीस नहीं देना पड़ेगा, आपको तरीका बताता चलूँगा। तो आपको बस इतना करना है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए हम जो है कि क्वेश्चन आंसर सेशन को आगे बढ़ाते हैं और उसमें देखते हैं क्या है। देखिए एक क्वेश्चन फिर से, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो जब आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, देखो प्रागैतिहासिक काल की बात कर रहा है, प्री हिस्टोरिकल एज की बात कर रहा है। तो प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं ये भी आपको समझना होगा। ऐसा काल जिसमें कोई लिखित विवरण हमें मिलता नहीं है, लाखों सालों का इतिहास, वो जो है क्या है, प्रागैतिहासिक काल के रूप में आता है। देखो प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तीन चीज़ें होती हैं। तो प्रागैतिहासिक काल उसको कहते हैं जिसमें कोई लिखित विवरण हमें मिलता ही नहीं है, कहीं पे कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलेगा। बस जो है क्या है कि जो पुरातत्व की चीज़ें मिलेंगी, हड्डियाँ मिलेंगी और जो है कि घर मिलेंगे, जो भी चीज़ें मिलेंगी उनका जो है एनालिसिस करके उसके विषय में बताया जाता है, उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में अगर आप देखोगे तो जब से धरती का जन्म हुआ है और उस पर जो है जीवन पनपना शुरू हुआ है, तब से सारी चीज़ें जो है प्रागैतिहासिक काल में आएंगी। आदि ऐतिहासिक काल में जो हड़प्पा संस्कृति है या ऐसी कोई संस्कृति जिसमें लिखित विवरण है लेकिन उसको अभी पढ़ा नहीं जा सका है, उसको आदि ऐतिहासिक काल कहेंगे, यानी प्रोटो हिस्ट्रिकल कहा जाता है। और हिस्ट्री उसको कहते हैं जिसमें लिखित विवरण है और उसको पढ़ भी लिया गया है। जैसे आपका वैदिक काल हो गया, उसके बाद की सारी चीज़ें हो गई, ये सब ऐतिहासिक काल में आएंगे। तो इसमें पूछा है कि प्रागैतिहासिक काल में चित्रकला के लिए कौन सा प्रसिद्ध है। तो आप जो है कि जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल की बात कर रहा है और उस समय भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उसमें जो है चित्रकला के हमें अवशेष मिलते हैं, चित्रकला की चीज़ें मिलती हैं। तो इसका आंसर होगा भीमबेटका, यानी बी वाला आंसर होगा। फिर है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों अथवा मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। तो इसमें है पहला संस्कृति, दूसरा है पर्यटन, तीसरा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी और चौथा है मानव संसाधन विकास। तो इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पर्यटन और विज्ञान और प्रौद्योगिकी ये जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में नहीं आएगा। थोड़ा सा जो है कि अगर और दिमाग लगाओगे तो मानव संसाधन जो विकास मंत्रालय है उसमें भी नहीं आएगा और ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी इसका आंसर ए होगा। 30 का जो आंसर है हमारा ए होगा। फिर है अगला क्वेश्चन, देखो बार बार रिपीट हो रहा है, कभी 2007 में हुआ था, कभी जो है कि 1997 में हुआ था, आगे भी होता रहेगा। पूछा जाता है कि गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ पे मिलते हैं। गर्त आवास यानी गड्ढे बना के लोग कहाँ पे, मतलब गड्ढे बना के घरों में कहाँ पे रहते थे लोग। तो गड्ढे वाले जो घर मिले हैं हमें बुर्ज होम से मिले हैं, कश्मीर से। ठीक है, अब जो है थोड़ा सा अंदर घुस के पूछा है, क्योंकि एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है ऐसे क्वेश्चन जो है वहाँ पूछना लाजमी है। अगला क्वेश्चन पूछा है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भीमबेटका एमपी में पड़ता है और एमपी में अब थोड़ा सा अंदर जाके पूछा है कि किस जिले में है, तो वो है अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में जो है कि भीमबेटका की गुफाएं स्थित है, यानी डी वाला इसका आंसर होगा। फिर उसके बाद जो है कि आ जाते हैं हम 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त होते हैं। कहाँ से हड्डी से निर्मित आभूषण
आभूषण की बात करता है। तो आप जो है कि इसमें देखेंगे कि जो हड्डी से निर्मित आभूषण हैं वो मध्यकाल में, अब देखो पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये कैटेगरी बटी हुई है और उसका जो है टाइम पीरियड बटा हुआ है, उसमें कुछ विशेषताएं हैं। कहीं पे हड्डी के औजार मिलेंगे, कहीं पे पत्थरों के औजार मिलेंगे, कहीं पे तांबे और पाषाण के औजार मिलेंगे। तो उसी के आधार पे इसका जो है क्या किया गया है, नामकरण किया गया है। तो पूछ रहा है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से मिले हैं। तो महदहा एक स्थान है, यहाँ से हड्डी से निर्मित आभूषण मिले थे। ये यूपी ARO में 2013 में पूछा गया था, यानी इसका आंसर बी होगा। फिर है 34 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही जो है शानदार क्वेश्चन है, अक्सर जो है कि पूछा जाता है, फिर पूछा जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो फिर से पूछे जाएंगे और वो जो पूछे जा चुके हैं वही आसान क्वेश्चन होता है। अगर आसान क्वेश्चन आप गलत करके आओगे तो आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। इसी संदर्भ में पूछा है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक, कौन थे रॉबर्ट ब्रूस फुट? तो इसमें दिया है भूगर्भ वैज्ञानिक, जंतु वैज्ञानिक, पूरा वनस्पति शास्त्री, इतिहासकार। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है भूगर्भ वैज्ञानिक थे, यानी इसका ए आंसर है। ठीक है। फिर है 35 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा है विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। देखो विंध्यन का क्षेत्र है, यानी विंध्यन रेंज, विंध्यन की पहाड़ियां हैं, उस क्षेत्र के जो शिलाश्रय हैं वहां से सर्वाधिक मानव कंकाल कहां से मिले हैं। तो लेखहिया एक जगह है, वहां से मिले हैं। ये यूपी PCS 2016 का क्वेश्चन है। देख रहे हैं कितने, मतलब कि अभी 16 बीते हुए समय नहीं हुआ है। तो आप लोग जो है कि ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं तो फिर नहीं पूछे जाएंगे, पूछे जाएंगे। इसलिए आपको हर तरह से तैयार रहने की जरूरत है। ठीक है। तो विंध्यन क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो इसका आंसर डी होगा, लेखिया से। फिर है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। इसमें जब क्षेत्रों की खुदाई हुई तो एक ऐसा क्षेत्र मिला है जहां से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, यानी एक ही साथ 3 लोग मर गए होंगे एक ही क्षेत्र में, तो उनको जो है कि वहां पे दफना दिया गया है। या एक ही जो है कब्र को खोए बार बार जो है कि वहां पे अलग अलग लोगों को दफनाया गया है। तो ऐसे 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो दमदमा एक जगह है, वहां से मिले हैं। फिर है बहुत शानदार क्वेश्चन, ये पूछा जा चुका है और फिर भी पूछा जाएगा और हर किसी को पता होना चाहिए, हर इतिहास के विद्यार्थी को पता होना चाहिए कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, क्योंकि 1856 में इन्हीं के नेतृत्व में पुरातत्व विभाग ने क्या किया, भारत में खुदाई की, जो हड़प्पा वाली जगह है। ठीक है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर होगा ए। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, नव पाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं। तो हर कोई जानता है इसका आंसर क्या होगा। अब ये देखो कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। अब आपको जो है पता होना चाहिए कि भारतीय उपमहाद्वीप कौन सा है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में भारत शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, नेपाल शामिल है, भूटान शामिल है, बांग्लादेश शामिल है। और थोड़ा सा जो है कि डिटेल में आप देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है मालदीव और श्रीलंका का, तो इसको भी भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल कर लिया जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मैप में क्या होता है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र क्या होगा, पूर्व पश्चिम क्षेत्र क्या होगा। तो ये सारी चीज जो है आप देख लीजिएगा। तो इसमें पूछा है भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं। तो हर कोई इसका आंसर जानता है कि मेहरगढ़ एक ऐसी जगह है जहां से कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लौह धातु से निर्मित कवच एवं शिस्त्राण यानी हेलमेट, जो हेलमेट पहनकर, अगर आपने मूवी देखी होगी शिवाजी से संबंधित, या क्या बोलते हैं अभी छावा मूवी आई है उसमें आप देखे होंगे, तो सिर पे एक हेलमेट टाइप का लोग पहनते हैं।
तो पूछ रहा है लौह धातु से निर्मित कवच एवं सिर त्राण के उपयोग का प्रमाण कहाँ से मिला है। ये 39 नंबर क्वेश्चन है। तो आप जो है कि अगर आप देखोगे चारों वेदों को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें ऋग्वेद में ही इसकी चर्चा है, जब लोग एक दूसरे से जो है कि वो करते थे। तो लौह धातु से निर्मित, हालांकि जो है कि ये उत्तर वैदिक काल में आ जाएगा, लेकिन आप जो है कि ऋग वैदिक काल में ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। लोहे की जो निर्मित जो है कवच है और उसके उपयोग के प्रमाण जो है कहाँ पे आपको दिखाई देगा, ऋग्वेद में ही दिखाई देता है। फिर आता है निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन। इसमें है आपका बागोल नामक एक जगह है जहां से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। अब आ जाते हैं हम जो है कि 41 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। इसमें है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले। अब देखो ये भारतीय उपमहाद्वीप की बात नहीं कर रहा है, बल्कि किसकी बात कर रहा है, भारत की बात कर रहा है। तो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। क्योंकि जो है कि आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको जो है भारतीय उपमहाद्वीप ही यहाँ पे समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो और सारी चीज़ें दी हैं वो भारत से संबंधित नहीं है और ऐसे प्रमाणित जो है यहाँ पे नहीं मिले हैं। तो मेहरगढ़ ही इसका आंसर होगा, यानी भारतीय उपमहाद्वीप से ही संबंधित ये चीज़ें आपको मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है। पहला दिया है सोहन संस्कृति, दूसरा दिया है सोथी संस्कृति, तीसरा दिया है मद्रासियन संस्कृति और चौथा दिया है बिंधन संस्कृति। तो ये राजस्थान पीसीएस का क्वेश्चन है। इसमें सोथी जो संस्कृति है वो जो है पाषाण युगीन संस्कृति में नहीं शामिल है, तो इसका आंसर बी होगा। फिर आ जाते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग थे। तो लघु पाषाण उपकरण की ये बात कर रहा है और उसमें पूछ रहा है कि किस संस्कृति के ये उपकरण थे। तो 43 नंबर जो क्वेश्चन है ये मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के विषय में बात कर रहा है, जो छोटे छोटे जो है पाषाण के उपकरण बनाए जाते थे। तो मध्य पाषाणकालीन जो संस्कृति है उससे जो है लघु पाषाण उपकरण के हमें मिलते हैं। फिर है 34 नंबर क्वेश्चन पूछा है ब्लेड ब्यूरिन उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक के लक्षण हैं। तो 44 नंबर क्वेश्चन है। अगर आप इसको देखोगे तो उच्च पूर्व पाषाण काल की ये जो है कि बातें हैं, यानी ए इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, ब्लेड ब्यूरिन उपकरण। अब देखो ये सारी चीज़ें जो है कि बहुत डिटेल में जाके पढ़ोगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। फिर अगला जो है कि 45 नंबर क्वेश्चन है। जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा वो भी NCERT के माध्यम से, उसमें 6 से 6ठी क्लास में और जो है कि 11वीं क्लास में ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में दे रखी हैं और बहुत अच्छे तरीके से दे रखी है। तो अगला क्वेश्चन है आभूषण से युक्त हड्डियों की अनेक कलाकृतियों को इंगित करती मानव समाधियां कहाँ पाई जाती हैं, कहाँ पर। तो 45 नंबर क्वेश्चन है, ये है महदहा से। कहाँ से मिलती हैं, मदहा से मिलती हैं। ठीक है, आभूषण से युक्त हड्डियों के अनेक कलाकृतियों को इंगित करती मानव समाधियां कहाँ से मिली है, महदहा से मिली है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी होगा। फिर है हैंडेक्स क्लेवर आदि उपकरण किस पाषाण कालीन परंपरा के परिचायक हैं। हैंडेक्स क्लेवर की बात कर रहा है। 46 नंबर क्वेश्चन है। ये आप देखेंगे पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, ये सारा डिवीजन है, उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको हैंडेक्स क्लेवर संस्कृति आपको दिखाई देगी। वो निम्न पूरा पाषाण काल में आपको दिखाई देगी। इसका ऑप्शन बी होगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। अब देखो चहुंदड़ो एक जगह है, इसका जो है हड़प्पा में इसका जिक्र है। कोटदीजी इसका भी जो है हड़प्पा में जिक्र है। फिर उसके बाद जो है सौगौरा और देशलपुर, ये जो है कि आपका दिया हुआ है। तो कोटदीजी और चहुंदड़ो आपको पता चल गया कि ये जो है हड़प्पा कालीन स्थल है, यानी जो है कि ये ऑप्शन नहीं होंगे। सौगौरा के बारे में हड़प्पा में कहीं पे भी चर्चा नहीं है, तो यही एक ऐसा जो देशलपुर की चर्चा है। तो सौगौरा जो है क्या है
आपका ऐसा हड़प्पा कालीन स्थल है जो सौगौरा जो है क्या है, हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है, यानी सी इसका ऑप्शन होगा। आईएएस में 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो देख लीजिएगा चीज़ों को। फिर है 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफाओं को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा जा, क्योंकि बार बार जो है कि क्या है, भीमबेटका की गुफाओं की चर्चा है, तो भीमबेटका से जुड़े हुए क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे। अब उसको थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत होगी, जैसे भीमबेटका कहाँ पर है, किस जिले में है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, किसने खोजा है, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन जो है होगा सी है, BS वांगकर ने जो है इसको सबसे पहले देखा था और उसके शैल चित्रों के जो प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था। ठीक है। फिर है 49 नंबर क्वेश्चन, चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा किस युग की विशेषता है। अब देखो, चित्रित धूसर मृदभांड की बात कर रहा है, तो चित्रित धूसर मृदभांड की जो बात कर रहा है, अगर ये आप इसकी विशेषता देखोगे तो ये लौह युग उस समय शुरू हो चुका था, तो लौह युग की ये विशेषता है, यानी इसका ऑप्शन आपका बी होगा। फिर आ जाते हैं 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पूर्वी भारत का वह प्रमुख लौह कालीन स्थल जहां से काले एवं लाल मृदभांड के साथ लौह उपकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो पूर्वी भारत यानी जो है कि अब पूर्वी भारत जो आपका यूपी है, बिहार, इससे जो यूपी का जो पूर्वांचल वाला हिस्सा है, बिहार, आपका पश्चिम बंगाल, झारखंड और ये वाला हिस्सा पूर्वी भारत में आता है, और पूर्वोत्तर भारत में जो जो 7 बहनें हैं वो आती हैं। तो पूर्वी भारत में महिषादल एक ऐसा स्थान है जहां से लौह कालीन स्थल मिले हैं और जहां से काले और लाल मृदभांड के लौह उपकरण के साक्ष्य मिलते हैं। फिर आ जाते हैं 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दक्षिण भारत का वह कौन सा पूरा स्थल है जो नवपाषाण काल एवं महापाषाण काल के बीच एक संक्रांति काल को इंगित करता है। इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है। तो ये है आपका दक्षिण भारत का वह कौन सा पूरा स्थल है जो नवपाषाण काल एवं महापाषाण काल के बीच एक संक्रांति काल को इंगित करता है, यानी आपको जो है कि दोनों के बीच संबंध आपको दिखाई देगा, ऐसा स्थल है। वो हल्लूर नामक स्थल है, यानी बी वाला इसका ऑप्शन होगा। फिर है दक्षिण भारत में नवपाषाण काल की समाप्ति के तत्काल बाद किस संस्कृति का उद्भव हुआ। देखो, दक्षिण भारत की बात कर रहा है, ठीक है। तो दक्षिण भारत में अगर आप जाओगे तो जो नवपाषाण काल है, जैसे ही वो आपको समाप्त होगा, वहां पे महापाषाण काल यानी बड़े बड़े पत्थरों से कब्रों को दफनाए हुए वहां पे एक संस्कृति का जन्म होगा, यानी महापाषाण काल जो है कि नवपाषाण काल के बाद वहां पे उस संस्कृति का उदय होगा। तो उस चीज को आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जो है देख के चलिएगा। तो 52 का ऑप्शन जो है आपका सी होगा। आ जाते हैं 53 नंबर क्वेश्चन में। इसमें देखते हैं वह कौन सा महापाषाणकालीन स्थल है जो आवासीय एवं समाधान का मुख्य केंद्र था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको आप अगर देखेंगे तो ये दक्षिण भारत की ही बात कर रहा है। कह रहा है वह कौन सा महापाषाणिक स्थल है। महापाषाणिक अभी मैंने बताया कि दक्षिण भारत में नवपाषाण काल के बाद जो है बड़े बड़े पत्थरों से आप देखेंगे कब्रों को दफनाए हुए जो है कि एक दिखेगा। जैसे आज जो है आप लोग चर्च में जाओ कहीं पे, सॉरी चर्च में नहीं, जो मुसलमानों का या जो है कि इनका जो ईसाइयों को जो है कि कब्रगाह होती है, वहाँ पे आप देखते हैं एक चबूतरे टाइप बना दिया जाता है। तो उसी तरह से उस समय दक्षिण भारत में एक संस्कृति आई, वहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों को रख के शवों को दफना दिया जाता था और उसमें बहुत सी सारी चीज़ें भी रखी जाती थी। तो वो कह रहा है कौन सा महापाषाणकालीन स्थल है जो आवासीय एवं समाधान का मुख्य केंद्र था। तो वो अलगैर नामक स्थल है, महापाषाणिक स्थल, ठीक है।
फिर है 54 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यह है उत्तर भारत के बृहद महापाषाणिक समाधि के अधिकांश स्थल किस युग से संबंधित है। ठीक है, अब आ जाते हैं उत्तर भारत में बृहद महापाषाणिक समाधि की बात कर रहा है और कह रहा है ये किस युग से संबंधित थे, तो ये है आपका ताम्र युग से ये संबंधित है। ठीक है, अब आ जाते हैं फिर से 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिर से देखिए रॉबर्ट ब्रूस फूट के बारे में फिर से पूछ दिया है। मैं कह रहा हूं ना, जो क्वेश्चन एक बार पूछ दिया गया अब उसको जो है कि थोड़ा सा डिटेल में आप एनालिसिस करोगे तो आपको ये इसका आंसर जो है पता चल जाएगा। ठीक है, 30 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मद्रास के पास स्थित पल्लावरम से किस पुरापाषाणकालीन परंपरा के उपकरण खोजे थे। देख रहे हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन। तो ये है रॉबर्ट ब्रूस फूट। आपको जो है कि आप लुसेंट भी पढ़ोगे तो उसमें ये आपको इसके बारे में चर्चा आपको मिल जाएगी। तो वो हैंड एक्स क्लीवर परंपरा के विषय में उन्होंने उपकरण खोजे थे। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर है 56 नंबर क्वेश्चन, आप लोग देखिए, ये है कि आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, सही बात है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, यह भी बात सही है कि ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। अब ये सब पाषाणकालीन संस्कृतियों के विषय में बात हो रही है कि आहार सभ्यता, ठीक है ना, नवपाषाणकालीन स्थल, पाषाणकालीन स्थल, ये सारी चीज़ों की चर्चा हो रही है। तो आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, यानी ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति से ये जुड़े हुए। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, उस समय जो है कि चावल की यहाँ पे चीजें हमें नहीं मिलती हैं। धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। ठीक है, ये भी आपकी बात सही है कि धातु का काम आहड़वासी की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, ये बात एकदम सही है। यहाँ से काले लाल रंग के मेदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग की ज्यामिति आकृतियाँ उकेरी गई हैं, यह भी बात सही है। तो इसमें ये है, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये लोग चावल से परिचित थे, यानी इसमें दो को छोड़ के बाकी तीनों जो है कथन बिल्कुल सही है। आप जो है कि इसमें ए वाला सही होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किए। ठीक है, अब ये उत्तर प्रदेश की ये बात कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसने नवपाषाण उपकरण प्राप्त किए, तो वो है ले मसूरी, एक जो है भूगोल वेत्ता हैं, वो उन्होंने जो है प्राप्त किया था। फिर है मध्य पुरापाषाण काल के पाषाण उपकरण बने थे किससे, तो आप लोग जानते हैं कि जो ये मध्य पुरापाषाण काल है उसमें पत्थरों के फलकों को, यानी ऊपर जो उसकी जो परपटी है उसको काट काट के उपकरण बनाए जाते थे, तो वो फलकों से बने हुए थे, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। किसका, मध्य पुरापाषाण काल में जो पाषाण के उपकरण बने थे। फिर है 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है या है, यानी एक भी सही हो सकता है, दो भी सही हो सकता है। तो इसमें देखिएगा, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये बात एकदम सही है कि यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है उसमें जितने भी स्थलों को उत्खनित किया गया है, खोदा गया है, वहाँ से कृषि के प्राचीनतम प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर एकदम सही, मतलब एक सही है ऑप्शन नंबर। फिर है प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान थे, सही बात है। उत्तर प्रदेश में जो हमें प्राचीनतम अन्न मिले हैं वो जौ और धान के मिले हैं, तो इसका ऑप्शन सी होगा, यानी एक और दो दोनों सही होगा। फिर आ जाते हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, यूपी आरओ का है क्वेश्चन, मेंस का 2021 में पूछा गया है। इसको जो है देख लेते हैं। निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूरब के क्रम में व्यवस्थित करिए। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि पश्चिम से पूरब अगर हम जो है कि चीज़ों को लोकेट करें तो ये क्या है आपका मैपिंग वाला क्वेश्चन एक तरह से है। तो इसमें पहला दिया है पैसरा, दूसरा दिया है लिखिया और तीसरा दिया है बीरभानपुर और चौथा दिया है महदहा।
ठीक है। तो इसमें मध्य सबसे पहले पश्चिम में पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है कि 2 नंबर है लिखिया आएगा। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, मेरे लिए भी टफ है, अगर मेरे सामने भी आता तो हो सकता है मैं भी उस समय नहीं लगा पाता। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अब ये आ गया है तो आप इसको रट लीजिएगा। ठीक है, पहला है इसमें मदहा, दूसरा है लिखिया, तीसरा है इसमें पैसरा और चौथा है वीरभानपुर, यानी वीरभानपुर सबसे पूरब में पड़ेगा, यानी पश्चिम से पूरब की दिशा में अगर आप चलोगे तो। अगर आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिए और शेयर भी करिए, ताकि आप और लोगों को भी फायदा हो सके। मैं यूपीएससी को लेकर, यूपीपीसीएस को लेकर, जितने भी उसके द्वारा एग्ज़ाम होते हैं या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें जीएस पूछा जाता है, मैं उसको लेकर बहुत डेडिकेट हूं। और अगर आप लोग जो है हमारा साथ देंगे तो गारंटी है कि जीएस में आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, समय लगेगा, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने का समय लगेगा। बहुत सी चीज़ें आपको जो है कि बता दूंगा और आप जो है घर बैठे तैयारी कर सकते हो। और हमसे जुड़ना चाहेंगे तो आने वाले समय में आपको मैं अपना एक नंबर प्रोवाइड कर दूंगा और उस पर आप हमें कॉल कर सकते हो। कुछ आपको नॉमिनल फ़ी मैं आपसे बता दूंगा, उतनी फीस आप जो है दोगे और गाइडेंस प्रोग्राम भी मैं चलाऊँगा। तो मिलूँगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।